हेलो बच्चों, आशा करता हूं आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैविक वर्गीकरण के पार्ट 4 में बच्चों आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा बच्चों, हमने नील हरित शैवाल की बात की थी। बिल्कुल, हमने क्या प्रारंभ किया था बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नील हरित शैवाल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल, जिसको हमने और किस नाम से जाना था बच्चों? साइनोबैक्टीरिया या साइनो जीवाणु। हमने यह भी देख लिया था कि इसका डोमेन, ये किस डोमेन के अंदर आएगा? यू बैक्टीरिया डोमेन के अंदर आएगा। और 5 जगत वर्गीकरण की बात की जाए तो मोनेरा जगत में इसे सम्मिलित किया जाएगा। फिर हमने यह भी देख लिया था कि सारे के सारे, सभी नील हरित शैवाल स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, और इनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक क्लोरोफिल ए, फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होता है। और ये सभी नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो ये हम बिंदु ब्लू ग्रीन एल्गी के देख चुके थे। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में उदाहरण क्या क्या आते हैं बच्चों? सबसे पहले तो ब्लू ग्रीन एल्गी में हम क्या क्या उदाहरण देखेंगे? ब्लू ग्रीन एल्गी में हमारे पास आता है नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, स्पाइरुलिना। ये हमारे पास कुछ उदाहरण किसके हैं बच्चों? ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल के। नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ये सब किसके उदाहरण हैं? नील हरित शैवाल के। इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है बच्चों कि नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो नील हरित शैवाल हैं, वो किस तरह के नील हरित शैवाल हैं? तंतुमय या फिलामेंटस, है ना भाई? तंतुमय या फिलामेंटस नील हरित शैवाल के उदाहरण हैं नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया। इसमें तंतु पाए जाएंगे। और एनाबीना जो है ना बच्चों, एनाबीना जो है वो कॉलोनियल रूप होता है। कॉलोनियल रूप का मतलब वो अकेले नहीं पाया जाता, उसकी एक कॉलोनी या झुंड होता है। तो एनाबीना एक ऐसी नील हरित शैवाल है जो कॉलोनी के रूप में या झुंड के रूप में पाई जाती है। और नोस्टॉक और ऑसिलेटोरिया जो है वो तंतुमय नील हरित शैवाल होते हैं। अब एनसीईआरटी में बच्चों किसका डायग्राम दे रखा है? नोस्टॉक का। नील हरित शैवाल जो नोस्टॉक है उसका एक चित्र बना के रखा हुआ है, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। अब नील हरित शैवाल में नोस्टॉक का डायग्राम देखें भाई। तो ठीक है बच्चों, एक सेकेंड। ये हमारे पास किसका चित्र बनाया है हमने? एक नोस्टॉक का। ये तंतुमय, क्या मतलब है? ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले नोस्टॉक की संरचना की अगर अपन बात करें ना बच्चों, तो उसमें एक तो हमारे पास क्या होती है? कायिक कोशिका। ठीक है, नोस्टॉक में एक तो क्या है बच्चों? कायिक कोशिका है। और ये कायिक कोशिका ही क्या दर्शाती है? प्रकाश संश्लेषण, है ना? तो नोस्टॉक में कायिक कोशिका जो है, कायिक कोशिका क्या दर्शाती है? प्रकाश संश्लेषण दर्शाती है। तो जिस चीज में मैंने अंदर लाल लाल बना रखा है वो क्या हो गई आपके पास? कायिक कोशिका। उसके अलावा हमारे पास एक और दूसरे प्रकार की कोशिका है, जिसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? हेटेरोसिस्ट। तो 2 प्रकार की कोशिका आपको नोस्टॉक में देखने को मिलेगी। एक तो सामान्य कायिक कोशिका है जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाएगी, क्योंकि सभी नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
दूसरे एक और विशेष प्रकार की कोशिका नॉस्टॉक में पाई जाती है जिसे कहते हैं हेटेरोसिस्ट। ये हेटेरोसिस्ट जो है वो किस में काम करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। ठीक है, तो ये जो हेटेरोसिस्ट है ना, ये विशेष कोशिकाएं हैं और ये जो विशिष्ट कोशिका है इनके लक्षण क्या है? एक तो ये मोटी भित्ति युक्त होते हैं, बिल्कुल ये क्या होंगे बच्चों? मोटी भित्ति युक्त। इनमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम मिलेगी और यदि इनके भीतर नाइट्रोजिनेस एंजाइम है तो ये किस में काम करेंगे? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए नॉस्टॉक या नील हरित शैवाल, तो नॉस्टॉक या नील हरित शैवाल में ऐसी विशेष कोशिकाएं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती हैं उन्हें क्या कहेंगे? तो ऐसी विशेष कोशिकाएं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाती हैं उन्हें हम हेटेरोसिस्ट्स कहते हैं। तो हेटेरोसिस्ट ऐसी विशेष कोशिकाएं हैं जो नॉस्टॉक या नील हरित शैवाल में पाई जाती हैं और जो क्या करती हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये कोशिकाएं प्रकाश संश्लेषण नहीं करती। प्रकाश संश्लेषण करने वाली तो कायिक कोशिकाएं होती हैं। अब दूसरी चीज बच्चों, नॉस्टॉक में है क्या? नॉस्टॉक में देखो कोशिकाओं की एक श्रृंखला है। तो नॉस्टॉक में आपको पता होना चाहिए जो कोशिकाओं की श्रृंखला होती है ना, ये जो कोशिकाओं की श्रृंखला है या कोशिकाओं की चेन है, इसे हम कहते हैं ट्राइकोम। ठीक है, ये कोशिकाओं की जो श्रृंखला है उसे हमने क्या नाम दे दिया बच्चों? ट्राइकोम। और उसके बाहर देखो, उसके बाहर एक आवरण भी लगा हुआ है। इन कोशिकाओं के बाहर अपन ने एक आवरण बनाया है ना, हां, ये जेलेटिन का आवरण है या आच्छादन है। इसको आप आवरण भी कह सकते हो, इसे आप क्या कह सकते हो? जेलेटिन का आवरण। तो कोशिकाओं की श्रृंखला बताई मैंने आपको सबसे पहले। कोशिकाओं की जो श्रृंखला है उसे अपन कहते हैं ट्राइकोम। इनमें कायिक कोशिका भी है जो प्रकाश संश्लेषण करेगी और हेटेरोसिस्ट कोशिकाएं हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेंगी। तो कोशिकाओं की इन श्रृंखला को मैंने क्या नाम दे दिया बच्चों? ट्राइकोम। और ट्राइकोम किसके द्वारा आवृत है? जेलेटिन के द्वारा आवृत है। तो ट्राइकोम जो जेलेटिन से आवृत होता है उसे ही हम तंतु कहते हैं, है ना। तो यहां पर अपन लिख दें, क्या लिख दें भाई? ट्राइकोम प्लस जेलेटिन का आवरण, इसे ही हम क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट। तो आपके पास नॉस्टॉक जो है वो है तो नील हरित शैवाल, लेकिन कैसी नील हरित शैवाल है? तंतुमय या फिलामेंटस नील हरित शैवाल है। और तंतुमय या फिलामेंटस नील हरित शैवाल है तो तंतु का मतलब क्या है? तंतु का मतलब है ऐसा ट्राइकोम जो जेलेटिन से आवृत हो। ट्राइकोम का तात्पर्य क्या है? ट्राइकोम का मतलब कोशिकाओं की श्रृंखला। तो नॉस्टॉक में कोशिकाओं की श्रृंखला है, उस कोशिकाओं की श्रृंखला को अपन ने क्या नाम दे दिया? ट्राइकोम। और ट्राइकोम के बाहर एक जेलेटिन का आवरण लगा हुआ है जिसे अपन ने पूरा मिलाकर क्या कह दिया? तंतु। तो नॉस्टॉक किसका उदाहरण है? तंतुमय नील हरित शैवाल का। और ये डायग्राम इसलिए याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। मैंने आपको बता रखा है नीट और एम्स में केवल वही डायग्राम, केवल वही चित्र पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। और दो विशेष प्रकार की कोशिकाएं आपको याद रखनी है, एक तो सामान्य कायिक कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण दर्शाएंगी, और एक विशेष नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाली कोशिकाएं जिन्हें हम क्या कहते हैं? हेटेरोसिस्ट। विशेष नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाली कोशिकाएं जो नील हरित शैवाल में पाई जाएंगी जिन्हें क्या कहेंगे? हेटेरोसिस्ट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने बात कर ली नॉस्टॉक की। अब हमें इतना भी मालूम चल गया कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी कौन काम करेगा? नील हरित शैवाल। तो सभी नील हरित शैवाल, सारी नील हरित शैवाल प्रकाश संश्लेषण करती हैं।
सारी की सारी स्वपोषी होती हैं। अब कुछ नील हरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी दर्शाती है। तो अब हम किसकी बात करेंगे भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाली नील हरित शैवाल। ठीक है, हमने पहले बैक्टीरिया जीवाणु भी देखे थे जो नाइट्रोजन स्थिर कर रहे थे। उसमें सहजीवी जीवाणु देखे थे, राइजोबियम और फ्रैंकिया। स्वतंत्र जीवी देखे थे, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पिरिलियम। तो इसी प्रकार हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाले नील हरित शैवाल भी देखेंगे। अब इसमें भी दो कैटेगरी आएंगी भाई, बिल्कुल सही। एक तो सहजीवी नील हरित शैवाल और एक आएंगी हमारे पास स्वतंत्र जीवी नील हरित शैवाल। तो स्वतंत्र जीवी और सहजीवी दोनों आएंगी। सहजीवी नील हरित शैवाल में दो उदाहरण आएंगे भाई, नॉस्टॉक और एनाबीना, है ना भाई। नॉस्टॉक और एनाबीना सहजीवी नील हरित शैवाल है। सहजीवी हैं तो ये किसी ना किसी पादप के साथ रहेंगे। तो नॉस्टॉक और एनाबीना किसके साथ? यह नील हरित शैवाल निम्न के साथ सहजीविता दर्शाते हैं। किनके साथ दिखाते हैं बच्चों? एजोला की पत्तियों के साथ। एजोला की पत्तियों के साथ। और एजोला की पत्तियों के साथ मुख्य रूप से कौन सहजीविता दर्शाता है? एनाबीना। भाई नॉस्टॉक और एनाबीना दोनों लिखे हैं मैंने, लेकिन एजोला की पत्तियां, एजोला क्या होता है? टेरिडोफाइट, एक प्रकार का पादप है, आगे पढ़ेंगे अपन पादप जगत में। तो एजोला की पत्तियों के साथ कौन सहजीविता दर्शाता है? एनाबीना। ठीक है, फिर साइकस के कोरेलॉइड जड़ों के साथ है ना भाई। साइकस क्या होता है? जिम्नोस्पर्म। एजोला क्या होता है? टेरिडोफाइट। एजोला एक फर्न है बच्चों, टेरिडोफाइट पादप है। साइकस जिम्नोस्पर्म पादप है। तो साइकस के कोरेलॉइड जड़ों के साथ नॉस्टॉक और एनाबीना सहजीविता दर्शाती हैं और एजोला की पत्तियों के साथ एनाबीना सहजीविता दर्शाता है। और इन पादपों के साथ रहकर ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। और याद रखना, जब अपन ने मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों का महत्व पढ़ा था, तो जो भी नाइट्रोजन स्थिर करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, भले ही वो जीवाणु हो या नील हरित शैवाल हो, ये सब जैव उर्वरक का उदाहरण होते हैं। याद है, ये राइजोबियम, फ्रैंकिया, एजोटोबैक्टर नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु हो, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले नील हरित शैवाल हो, नॉस्टॉक, एनाबीना, ये सब जैव उर्वरक का उदाहरण थे। फिर स्वतंत्र जीवी में क्या क्या उदाहरण आएंगे भाई? स्वतंत्र जीवी जो मृदा में रहकर नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, बिल्कुल उसमें नॉस्टॉक और एनाबीना फिर आएंगे। इसके अलावा ओलोजीरा और ऑसिलेटोरिया। मतलब नॉस्टॉक और एनाबीना ऐसे नील हरित शैवाल हैं जो सहजीवी रहते हुए भी नाइट्रोजन स्थिर करते हैं और स्वतंत्र जीवी रहते हुए भी नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। जैसे एजोस्पिरिलियम जीवाणु था, स्वतंत्र जीवी भी था और सहजीवी भी था। इसी प्रकार नॉस्टॉक और एनाबीना भी सहजीवी भी हैं और स्वतंत्र जीवी भी हैं। इसके अलावा ओलोसीरा और ऑसिलेटोरिया दोनों स्वतंत्र जीवी हैं। और ये ओलोजीरा तो है ना बच्चों, ये चावल और धान के खेतों में मिलता है। तो चावल और धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाता है। तो यह भी बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है बच्चों नीट में कि चावल और धान के खेत में
नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन की मात्रा कौन बढ़ाता है? नील हरित शैवाल। और कौन सा नील हरित शैवाल? ओलोसीरा। ठीक है, तो नॉस्टॉक एनाबीना तो है ही, उसके अलावा स्वतंत्र जीवी नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिर करेंगे, ओलोसीरा और ऑसिलेटोरिया। और ओलोसीरा किसमें? चावल और धान के खेतों में। हमेशा बता रहा हूं बच्चों, सारा खेल ही उदाहरण का है, क्लासिफिकेशन में सारा खेल ही उदाहरण का है। हमने जीवाणु में उदाहरण देखे थे। जीवाणु नाइट्रोजन, याद रखना, मैं जितनी बार बोल रहा हूं लिखते रहो, रोज पढ़ते रहो। जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिर करते थे, सहजीवी राइजोबियम और फ्रैंकिया। हां, स्वतंत्र जीवी जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिर करते थे, एजोटोबैक्टर, बाइजरनिकिया, क्लोस्ट्रीडियम और रोडोस्पिरिलियम। नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, उसमें सहजीवी नॉस्टॉक और एनाबीना, और स्वतंत्र जीवी नॉस्टॉक एनाबीना के साथ ओलोजीरा और ऑसिलेटोरिया। ये सारे जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, सारे नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं, इन्हें जैव उर्वरक कहते हैं, क्योंकि ये मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देते हैं। ठीक है भाई, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण दर्शाने वाले नील हरित शैवाल हैं। नॉस्टॉक एनाबीना उदाहरण, स्वतंत्र जीवी में नॉस्टॉक एनाबीना, ओलोइजोरा और ऑसिलेटोरिया। एक और प्रमुख उदाहरण याद रखना है इसमें, स्पाइरुलिना। हां, स्पाइरुलिना भी क्या है भाई? नील हरित शैवाल है। ये किसके रूप में यूज होता है? एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। हां, ये क्या होता है सर? सिंगल सेल प्रोटीन। देखो, वैज्ञानिकों ने क्या देखा है? वैज्ञानिकों ने ढूंढा है कि ऐसे एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, ऐसे एक कोशिकीय शैवाल कह दो या एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव कह दो, जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। तो ऐसे एक कोशिकीय या यूनिसेल्युलर जीव जिनमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, उनको हम सिंगल सेल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो स्पाइरुलिना है तो एक नील हरित शैवाल। स्पाइरुलिना है ही क्या? एक नील हरित शैवाल है, एक कोशिकीय है ना? तो ये किसके रूप में यूज की जाती है भाई? ये इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, और क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, ये किस रूप में यूज की जाती है? सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो क्या याद रखना है आपको? नील हरित शैवाल के बारे में लक्षण क्या क्या मालूम होने चाहिए? नील हरित शैवाल के उदाहरण याद रखने हैं। सबसे पहले तो नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, एनाबीना, स्पाइरुलिना, ये प्रमुख उदाहरण है नील हरित शैवाल के। फिर इसमें नॉस्टॉक की संरचना याद रखनी है, क्योंकि वो एनसीईआरटी में दे रखी है। एक तंतुमय शैवाल है ये। नॉस्टॉक क्या है? तंतुमय नील हरित शैवाल है। तंतु का मतलब जिसमें ट्राइकोम और जेलेटिन का आवरण है। ट्राइकोम का मतलब जो कोशिकाओं की श्रृंखला से बना है, और दो कोशिकाएं हैं, काई कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण करती है, और नाइट्रोजन स्थिर करने वाली कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट। इसका मतलब ये जितने भी नील हरित शैवाल जो नाइट्रोजन स्थिर करते हैं ना, नॉस्टॉक हो गया, एनाबीना हो गया, ओलोसीरा, ऑसिलेटोरिया, इन सब के अंदर नाइट्रोजन स्थिर कहां होता है? हेटेरोसिस्ट में। इन सभी में नाइट्रोजन स्थिर करने वाली कोशिकाएं कौन सी होंगी? हेटेरोसिस्ट। केवल नॉस्टॉक में नहीं, सभी नील हरित शैवाल में नाइट्रोजन स्थिर करने वाली कोशिकाएं हेटेरोसिस्ट होंगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली? अपन ने नील हरित शैवाल की बात कर ली। अब नील हरित शैवाल के बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्या आएगा भाई? माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ कहते हैं। पीपीएलओ का मतलब है भाई प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, माइकोप्लाज्मा। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा, इनकी जो खोज है,
माइकोप्लाज्मा की खोज किसने की थी बच्चों? लुई पास्चर ने। ठीक है, और इनका लेबोरेटरी में संवर्धन किसने किया था? नोकार्ड और राउट्स ने। ठीक है, तो क्या याद रखना है? देखो बच्चों, सबसे पहले तो माइकोप्लाज्मा लक्षण याद रखना है। माइकोप्लाज्मा को अपन और किस नाम से जानते हैं? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, है ना। माइकोप्लाज्मा को अपन और किस नाम से जानते हैं बच्चों? पीपीएलओ के नाम से जानते हैं, पीपीएलओ के नाम से जानते हैं। और इनकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। और इनका संवर्धन, लेबोरेटरी में इनका संवर्धन सबसे पहले किसने किया? नोकार्ड और राउट्स ने। तो माइकोप्लाज्मा की खोज लुई पास्चर ने की, संवर्धन किसने किया? नोकार्ड और राउट्स ने किया। अब सुनो क्या है। सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को भी किस डोमेन में शामिल किया गया है? यू बैक्टीरिया। तो माइकोप्लाज्मा, पहली चीज तो माइकोप्लाज्मा किस में शामिल है? माइकोप्लाज्मा जो है वो यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित है। सही बात, यू बैक्टीरिया डोमेन में सम्मिलित है। और 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर किस जगत में है? मोनेरा जगत में सम्मिलित है। इसका मतलब अगर ये यू बैक्टीरिया डोमेन में है या मोनेरा जगत में सम्मिलित है, तो माइकोप्लाज्मा भी क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। माइकोप्लाज्मा भी क्या है भाई? प्रोकैरियोट ही है। सारे प्रोकैरियोट्स ही पढ़ रहे हैं अभी तक अपन। आर्की जीवाणु भी प्रोकैरियोट थे, जीवाणु प्रोकैरियोट, नीलहरित शैवाल प्रोकैरियोट, माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट्स, सब प्रोकैरियोट्स हैं। इसलिए या तो डोमेन आर्की जीवाणु होगा और या डोमेन यू बैक्टीरिया होगा। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं? खोज किसने की देख लिया, लेबोरेटरी में इसका संवर्धन किसने किया? नोकार्ड और राउट्स ने। यू बैक्टीरिया डोमेन में इनको शामिल किया गया है और 5 जगत वर्गीकरण के आधार पर मोनेरा जगत में इनको रखा गया है। सबसे पहला लक्षण, माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल है। सबसे छोटे कोशिका पोल्दी या सबसे छोटे प्रोकैरियोटिक सेल कौन होंगे? माइकोप्लाज्मा। तो आपको पहला विशेष लक्षण इनका याद रखना है, सबसे छोटे जीव, सबसे छोटा सेल या सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल, कुछ भी कह दो, जवाब उसका क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा सेल, सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल माइकोप्लाज्मा। हां सर, माइकोप्लाज्मा से भी छोटे वायरस होते हैं। माइकोप्लाज्मा से भी छोटे तो वायरस होते हैं, लेकिन वायरस को कोशिका कहते हैं क्या? वायरस को कोशिका की संरचना वायरस में होती है क्या? नहीं। तो वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स ये माइकोप्लाज्मा से छोटे होंगे, याद रखना। मतलब अगर साइज की बात की जाए ना बच्चों, तो सबसे छोटे प्रायोन्स होते हैं, फिर वायरॉइड्स, वायरॉइड से बड़े वायरस और फिर माइकोप्लाज्मा, है ना। तो माइकोप्लाज्मा से छोटे वायरस है, वायरस यानी विषाणु से छोटे वायरॉइड्स हैं, वायरॉइड से छोटे प्रायोन्स हैं, सही बात। लेकिन इन तीनों में कोशिकीय संरचना नहीं है भाई। इनमें कोशिकीय संरचना तो है नहीं,
तो हम इन वैज्ञानिक तो इनको जीव मानते ही नहीं। तो प्रायॉन्स, वायरॉइड्स और वायरस साइज में तो भले ही माइकोप्लाज्मा से छोटे हैं, लेकिन कोशिकीय संरचना तो माइकोप्लाज्मा में ही मिलेगी। ठीक है, ये पॉइंट भले ही हटा दो आप। चलो, तो सबसे छोटे जीव की अगर बात नहीं करें, हम बात करें सबसे छोटा सेल या सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल, तो आंसर क्या करना? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से छोटे विषाणु, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स होते हैं। हां, ये सब पढ़ेंगे अपन। वायरस भी पढ़ेंगे, वायरॉइड्स भी पढ़ेंगे, प्रायॉन्स भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। बट सबसे छोटा सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा से भी छोटे ये प्रायॉन्स, वायरॉइड्स और विषाणु हैं, लेकिन इनमें कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती। अब सुनो, इनकी डिस्कवरी भी बहुत जोरदार थी। अब क्या होता है, देखो बच्चों, जब हम कोई भी सूक्ष्म जीव का अध्ययन करते हैं ना वैज्ञानिक, तो सबसे पहले वैज्ञानिकों के दिमाग में आता है कि कोई भी सूक्ष्म जीव, नया सूक्ष्म जीव जिसकी खोज हो रही है, वो बैक्टीरिया या जीवाणु होगा। भाई, सबसे पहले वैज्ञानिकों की सोच यही होती है कि ये नया कोई सूक्ष्म जीव है जिसकी डिस्कवरी हुई है, जिसकी खोज हुई है, तो वो जीवाणु होगा। अब वो जीवाणु है या नहीं, उससे कंफर्म कैसे करते? छोटे छोटे बैक्टीरियल फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, उस सूक्ष्म जीव को उस बैक्टीरियल फिल्टर से पास करते हैं। तो अगर जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरियल फिल्टर में से पास नहीं हो सकता, मतलब उसकी साइज बड़ी होती है, तो वो बैक्टीरिया है ना। जो सूक्ष्म जीव बैक्टीरियल फिल्टर से पास नहीं हो सकते, जो साइज में बड़े हैं, हम उन्हें कह देते हैं बैक्टीरिया है। और जो सूक्ष्म जीव उस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाते हैं, छन जाते हैं, क्योंकि उनकी साइज बहुत छोटी होती है, तो वैज्ञानिक मानते हैं कि फिर यह बैक्टीरिया नहीं है, यह वायरस होगा। तो माइकोप्लाज्मा की जब खोज हुई थी ना बच्चों, तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह वायरस ही है, क्योंकि उस समय तो यही धारणा थी कि भाई बैक्टीरियल फिल्टर से जो पास नहीं कर पा रहा वो बैक्टीरिया या जीवाणु, और जो बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो जाता है, साइज में छोटा होता है, वो वायरस। क्योंकि उस समय बैक्टीरिया और वायरस दो ही बात हो रही थी। तो माइकोप्लाज्मा को पहले माना गया कि ये तो वायरस होंगे भाई। वायरस क्यों? क्योंकि इनकी साइज जीवाणु से छोटी है। लेकिन फिर बाद में मालूम चला साइज तो इनकी बैक्टीरिया से छोटी है, लेकिन ये वायरस नहीं है। क्यों नहीं है? दो अंतर है। जब हम आगे वायरस पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वायरस जो होता है या विषाणु होता है, उसे हम कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित नहीं कर सकते। वायरस तो या विषाणु जो है वो तो किसी परपोषी कोशिका में जाके ही जीवित होता है। वायरस बाहर तो मरा हुआ ही है। वायरस को जब परपोषी कोशिका मिलेगी, किसी परपोषी कोशिका में प्रवेश करेगा, तभी तो वो सजीव या जीवित होता है। उसके खुद के पास तो कोई कोशिकीय संरचना है नहीं, उसके खुद के पास तो कोई एंजाइम्स है नहीं प्रोटीन बनाने की, तो वो बाहर तो निष्क्रिय है, किसी परपोषी कोशिका में जाकर सक्रिय होता है। इसका मतलब विषाणु को आप कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित नहीं कर सकते, लेकिन माइकोप्लाज्मा को कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित कर सकते हो। पहला अंतर। दूसरा, वायरसेस में कोई कोशिकीय संरचना है नहीं, माइकोप्लाज्मा तो खुद एक कोशिका है, सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक सेल है। यह दूसरा अंतर। तीसरा अंतर, विषाणु या वायरस जो है ना बच्चों, वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होते। जैसे हम लोग हैं, हम में तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, लेकिन डीएनए से हमारे अलावा, डीएनए के अलावा हमारे पास आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, टीआरएनए होता है। तो हमारे जीवों में डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। वायरसेस में अगर डीएनए होगा तो आरएनए नहीं होता, और अगर विषाणुओं में आरएनए हो तो डीएनए नहीं होता। वायरसेस में आरएनए और डीएनए में से कोई एक ही चीज होती है। तो माइकोप्लाज्मा भी हम जैसा है, मतलब हम जैसा मतलब उसमें डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद है। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिकीय संरचना है, माइकोप्लाज्मा को कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित किया जा सकता है,
और माइकोप्लाज्मा में हम जैसा या प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के जैसा डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होता है। तो यह मालूम चल गया कि यह माइकोप्लाज्मा बिल्कुल अलग है, यह वायरस नहीं या विषाणु नहीं है। ठीक है, तो लिखें भाई माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो माइकोप्लाज्मा में पहला लक्षण तो क्या याद रखना है कि इनमें कोशिकीय संरचना मौजूद है। कैसी कोशिकीय संरचना है? प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। ठीक है, फिर दूसरा लक्षण, इसे हम कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित किया जा सकता है। और इनमें डीएनए एवं आरएनए दोनों होते हैं। अब देखो बच्चों, ये कोई ऐसे विशेष लक्षण नहीं है, ये लक्षण तो सब जीवाणु, नीलहरित शैवाल सब में होते हैं। आज जीवाणु है या नीलहरित शैवाल है, सब प्रोकैरियोटिक संरचना है, सबको कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित कर सकते हैं, सब में डीएनए आरएनए दोनों उपस्थित होता है। यहां पर क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि पहले माइकोप्लाज्मा को वायरस माना गया था, तो माइकोप्लाज्मा वायरस से कैसे अलग है ये लक्षण लिखे हैं। बाकी ये लक्षण तो बाकी सब में है। वायरस को हटा दो तो जितने भी पूरे मोनेरा जगत में, सारे मोनेरा जगत के जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना दर्शाते हैं। सबको कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित कर सकते हैं। नीलहरित शैवाल को भी कर सकते हो, आर्की जीवाणु को भी कर सकते हो, जीवाणु को भी कर सकते हो। सब में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित है। लेकिन यह तुलनात्मक अध्ययन विषाणु से इसको भिन्न बनाता है। तो विषाणु से इसकी तुलना क्यों कर रहे हैं, बाकी किसी की क्यों नहीं की? क्योंकि इसकी साइज जीवाणु से छोटी थी ना, तो वैज्ञानिकों को लगा कि यह विषाणु होगा, तो इसलिए इसकी तुलना विषाणु से कर रहा हूं ताकि विषाणु से यह अलग हो सके। यह भी क्वेश्चन आता है कि माइकोप्लाज्मा विषाणु से कैसे भिन्न होंगे, तो इन लक्षणों के आधार पर वो विषाणु से भिन्न होंगे। अब विशिष्ट लक्षण क्या है भाई? ये लक्षण तो ठीक है, विषाणु से अलग करते हैं, बट माइकोप्लाज्मा में पहला विशेष लक्षण तो था कि यह सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है। दूसरा सबसे विशेष लक्षण है कि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हां, तो नेक्स्ट विशेष लक्षण क्या है भाई? कि माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो यही तो, बाकी सब में कोशिका भित्ति है। आर्की जीवाणु में कोशिका भित्ति है, बैक्टीरिया में, जीवाणु में कोशिका भित्ति है, नीलहरित शैवाल में भी कोशिका भित्ति है, मोनेरा जगत सब में कोशिका भित्ति होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन वाली। आर्की जीवाणु अलग थे। आर्की जीवाणु में अपन ने देखा था प्रोटीन्स और पॉलीसैकेराइड्स की कोशिका भित्ति होती है। बाकी जीवाणु, नीलहरित शैवाल, इन सब में कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन की है। यह लिख भी देता हूं, यहां पर ध्यान रहेगा। नीलहरित शैवाल जो है ना, इनमें लक्षणों में आप ध्यान रखना, इधर लिख देते हैं। तो यहां पर नीलहरित शैवाल कोशिका भित्ति ग्राम नेगेटिव जीवाणु के समान होती है। हां, ठीक है। नीलहरित शैवाल में भी कोशिका भित्ति किसके जैसी होगी? ग्राम नेगेटिव जीवाणु जैसी। हां, पेप्टिडोग्लाइकेन की पतली परत होगी, बाहर एक वसा की परत होगी और टाइकोइक अम्ल नहीं होंगे। तो नीलहरित शैवाल में भी क्या पाई जाएगी? कोशिका भित्ति पाई जाएगी। तो कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट है, कौन सा ऐसा प्रोकैरियोट या एकमात्र ऐसा मोनेरा या प्रोकैरियोट जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती? तो वो है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं होती ना बच्चों, इस कारण ये कोई भी आकार ले सकता है। और अगर ये कोई भी आकार ग्रहण कर सकता है तो इसलिए पहले इसे क्या कहा जाता था?
इसे पादप जगत का जोकर्स कहा जाता था। अब आप बोलोगे सर पादप जगत का क्यों कह रहे हैं, ये तो पादप जगत में है नहीं, ये तो मोनेरा जगत में है। अरे पहले जब लिनियस ने वर्गीकरण किया था ना, तो लिनियस ने वर्गीकरण किया था तो ये पादप जगत में रखे गए थे, इसलिए पुराना नाम चल रहा है। बट इनको पादप जगत के जोकस क्यों कहते थे, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, तो ये कोई भी आकार ग्रहण कर सकते थे। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में विशेष लक्षण क्या है कि इनमें कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती या अनुपस्थित है। फिर नेक्स्ट लक्षण याद रखना है बच्चों, इनको वृद्धि हेतु, इनको वृद्धि के लिए स्टेरॉल्स यानी कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। अब ये विशेष क्यों है, याद करो, प्रोकैरियोट जो होते हैं उनके कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल तो होता ही नहीं था। कोलेस्ट्रॉल का लक्षण तो यूकैरियोट्स की झिल्ली में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता नहीं। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, लेकिन है प्रोकैरियोट, लेकिन फिर भी इसे वृद्धि के लिए क्या चाहिए, कोलेस्ट्रॉल। मतलब ये एकमात्र ऐसा प्रोकैरियोट है जिसे वृद्धि हेतु क्या चाहिए होता है, स्टेरॉल। तो एकमात्र प्रोकैरियोट जिसे वृद्धि हेतु कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता हो वो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं है और वृद्धि हेतु इनमें स्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होगी। फिर माइकोप्लाज्मा जो है अवायवीय है भाई, माइकोप्लाज्मा जो है वो क्या होते हैं, अवायवीय, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सरवाइव करते हैं। ठीक है, फिर इनमें विभाजन होता है विखंडन के द्वारा। ठीक है, सिंपल, इनमें विभाजन कैसे होता है, कोशिका टूटती है और दो में विभाजित हो जाती है, विखंडन के द्वारा विभाजन होगा। फिर बहुत मुख्यतः ये क्या करते हैं बच्चों, रोग उत्पन्न करते हैं। हां, अधिकांश माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं, रोगजनक। ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों, रोगजनक होते हैं। मतलब जंतुओं में, मानव में और पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा है क्या बच्चों, रोगजनक है। जंतु में रोग उत्पन्न करते हैं, मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, पादपों में। ठीक है, अब वैसे तो मानव में तो कैसे रोग उत्पन्न करते हैं, मानव में बच्चों ये यूरेथ्रा मतलब वृक्क के रोग, वृक्क संबंधित रोग उत्पन्न करते हैं। और पादपों में दो प्रकार के रोग, पादपों में दो प्रकार के रोग उत्पन्न करेंगे बच्चों। एक तो विचिस ब्रूम डिजीज और एक लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बैंगन में। हां, तो अब ये डिजीज है बच्चों जो नाम याद रखने हैं। माइकोप्लाज्मा रोगजनक ही है, जंतुओं में रोग, मानव में, पादपों में ये सब हानिकारक है, रोग ही उत्पन्न करते हैं। और पादपों में कौन से दो रोग जो है माइकोप्लाज्मा उत्पन्न करता है, विचेस ब्रूम और लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। ये दो रोग पादपों में उत्पन्न करते हैं। मतलब ये मानव में आ जाए तो संक्रमण होगा और संक्रमण से रोग उत्पन्न होगा। इसका मतलब इनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करना पड़ेगा।
जैसे जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं, वैसे माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी रोगजनक है। अब सुनो, एक एंटीबायोटिक होती है पेनिसिलिन। हां, नाम सुना है ना, जिसमें अपन ने पढ़ा भी था, जिसकी खोज हुई थी, पेनिसिलिन। हां, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक क्या करती है बच्चों? वो कोशिका भित्ति को नष्ट करती है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक जीवाणु को कैसे नुकसान पहुंचाती है? वो जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ देती है या कोशिका भित्ति को बनने नहीं देती। तो जीवाणु में तो कोशिका भित्ति नहीं बनेगी, तो जीवाणु वृद्धि नहीं कर पाता और जीवाणु मर जाता है पेनिसिलिन से। लेकिन माइकोप्लाज्मा में पेनिसिलिन है ही नहीं, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति है नहीं, और माइकोप्लाज्मा में यदि कोशिका भित्ति नहीं है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन के लिए प्रतिरोधक होते हैं। क्यों प्रतिरोधक है पेनिसिलिन के लिए? क्योंकि पेनिसिलिन तो कोशिका भित्ति पर कार्य करती है, माइकोप्लाज्मा में तो कोशिका भित्ति है ही नहीं। तो माइकोप्लाज्मा यहां पे लिखेंगे भित्ति ना होने के कारण माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए प्रतिरोधक होते हैं, है ना भाई? क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति है ही नहीं, तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक तो जीवाणु को हानि या जीवाणु को नष्ट करता है भित्ति के कारण। अब इनमें भित्ति है ही नहीं, तो माइकोप्लाज्मा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के लिए तो प्रतिरोधक है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन संश्लेषण तो होता है। तो क्लोराएम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन ये भी एंटीबायोटिक्स हैं। ये एंटीबायोटिक्स प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। तो माइकोप्लाज्मा को मारने के लिए, माइकोप्लाज्मा को नष्ट करने के लिए क्लोराएम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन यूज करते हैं। तो माइकोप्लाज्मा किसके लिए? क्लोराएम्फेनिकॉल एवं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के प्रति संवेदी होते हैं, है ना? क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है वो प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। क्लोराएम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन ये जो एंटीबायोटिक है ना बच्चों, ये प्रोटीन संश्लेषण को रोक देती हैं। तो माइकोप्लाज्मा में प्रोटीन संश्लेषण हो रहा है, तो ये एंटीबायोटिक माइकोप्लाज्मा में प्रोटीन संश्लेषण को रोक देंगी, माइकोप्लाज्मा नष्ट हो जाएगा। तो अगर मानव में कोई माइकोप्लाज्मा संक्रमित रोग हुआ है, वृक्क संबंधित रोग है, किडनी में इंफेक्शन हो गया है, पेल्विक क्षेत्र में इंफेक्शन हो गया है और उसका कारण माइकोप्लाज्मा है, तो पेनिसिलिन तो काम करेगी नहीं। कौन सी एंटीबायोटिक्स काम करेंगी? क्लोराएम्फेनिकॉल और टेट्रासाइक्लिन, क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स किसको प्रभावित करती हैं? प्रोटीन संश्लेषण को प्रभावित करती हैं। अब प्रभावित क्या कर दो? संदमित करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। तो माइकोप्लाज्मा के लक्षण देख लिए भाई हमने। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है, याद रखना। पहले यह मानना था कि यह माइकोप्लाज्मा वायरस होगा। वैज्ञानिकों को ऐसा क्यों लगा कि माइकोप्लाज्मा वायरस होगा? क्योंकि उसकी साइज बैक्टीरिया से छोटी थी, इसलिए यह माना गया कि यह वायरस हो सकता है। लेकिन फिर देखा कि वायरस जैसा तो इसमें कोई लक्षण ही नहीं है, इसमें तो कोशिकीय संरचना है, डीएनए आरएनए दोनों हैं, कृत्रिम माध्यम पे संवर्धित कर सकते हैं, तो ये तो सामान्य प्रोकैरियोटिक सेल ही है, ये वायरस नहीं है। तो फिर विशेष लक्षण ये है, तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति नहीं होती
तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का प्रभाव भी इस पे नहीं देखा जाता। वृद्धि के लिए इसको स्टेरॉल्स चाहिए और यह मुख्य रूप से रोगजनक होता है। पादपों में, जंतुओं में, मानव में क्या उत्पन्न करता है? रोग उत्पन्न करता है। ठीक है भाई, तो ये आपको किसके लक्षण ध्यान में रखने हैं? माइकोप्लाज्मा के लक्षण ध्यान में रखने हैं। फिर माइकोप्लाज्मा के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है? एक्टिनोमाइसिटीज। हां, एक्टिनोमाइसिटीज, जिसे हम तंतुमय जीवाणु या रे कवक भी कहते हैं। अब देखो बच्चों, एक बार तो इसका नाम पढ़ो आप, एक्टिनोमाइसिटीज, तो ये कवक जैसा लगता है ना? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ये सब कवक के नाम होते हैं। तो एक्टिनोमाइसिटीज में भी किसी कवक की झलक आती है, लेकिन याद रखना ये कवक नहीं है। ये किस डोमेन में शामिल है भाई? यू बैक्टीरिया में इसका डोमेन है, यू बैक्टीरिया। और 5 जगत वर्गीकरण में किसमें स्थान है? मोनेरा में सम्मिलित। तो अब तो आपको इतना तो समझ सबको आ ही गया होगा और याद भी हो गया होगा कि यू बैक्टीरिया में है, मोनेरा में सम्मिलित है, तो ये प्रोकैरियोट है ना? मोनेरा में सम्मिलित होने का मतलब, यू बैक्टीरिया डोमेन में आने का मतलब, ये सब क्या है? ये प्रोकैरियोट्स हैं। अब तो एक्टिनोमाइसिटीज को कवक की झलक क्यों आती है? इसलिए आती है बच्चों कि इसकी जो बाह्य आकारिकी है ना, दिखने में ये कवक जैसी लगती है। इसके अंदर कोशिका की संरचना तो प्रोकैरियोट्स है, विकसित केंद्रक है नहीं, कोई झिल्ली युक्त कोशिकांग है नहीं, वो तो सब प्रोकैरियोट्स है, लेकिन दिखने में ये कवक जैसी लगती है। इसीलिए तो इसमें देखो, ज्यादा लक्षण तो अब एनसीईआरटी में तो ज्यादा है नहीं। आपको क्या क्या लक्षण याद रखने हैं बच्चों? सबसे पहले इसमें याद रखना कि इसमें जो अलैंगिक जनन है, इसमें जो अलैंगिक जनन होता है ना बच्चों, वो बीजाणु कॉनिडिया के द्वारा होता है। हां, ये आगे पढ़ेंगे हम। कॉनिडिया बीजाणु होते हैं बच्चों। कॉनिडिया क्या है? बीजाणु जो कवक में बनते हैं। तो कवक में बनते हैं और इसमें भी बनते हैं। तो कॉनिडिया के द्वारा यह अलैंगिक जनन दर्शाता है। यह कवक का समान लक्षण है। लैंगिक जनन कैसे दर्शाएगा? हां, प्रोकैरियोट है, किसी भी प्रोकैरियोट में लैंगिक जनन नहीं। आर्की जीवाणु, बैक्टीरिया जीवाणु, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, किसी में लैंगिक जनन नहीं होगा, याद रखना। तो इसमें अलैंगिक जनन क्या होगा? कॉनिडिया। फिर सबसे प्रमुख बच्चों, इसमें जो कोशिका भित्ति होती है ना, हां, इनकी कोशिका भित्ति में माइकोलिक अम्ल पाया जाता है। विशेष लक्षण है कि इनके कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है बच्चों? माइकोलिक अम्ल। यह विशेष लक्षण है। कोशिका भित्ति माइकोलिक अम्ल से बनी होगी, किसमें? एक्टिनोमाइसिटीज में। यह इनका विशेष लक्षण है। फिर उदाहरण की बात करें, सारा खेल ही उदाहरण का है, तो सुनो। एक्टिनोमाइसिटीज के उदाहरण में एक तो आता है फ्रैंकिया। हां, एक उदाहरण आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस, और उदाहरण आते हैं माइकोबैक्टीरियम और कॉर्नीबैक्टीरियम। ये उदाहरण किसके हैं? एक्टिनोमाइसिटीज के। ये तो अपन ने देखा था किसमें काम करता है भाई? सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पढ़ा था, जीवाणु के अंदर ही। अब इसको पढ़ते तो जीवाणु के अंदर ही है, लेकिन है तो ये यू बैक्टीरिया के अंदर। डोमेन तो इसका यू बैक्टीरिया ही है, प्रोकैरियोट ही है, लेकिन वास्तविक रूप से ये किसके अंदर आता है? एक्टिनोमाइसिटीज।
बट मैंने बैक्टीरिया में क्यों लिखा सर, इसको आपने जीवाणु में क्यों लिखा? क्योंकि एनसीईआरटी में फ्रैंकिया दे रखा है, एनसीईआरटी में जीवाणु के अंदर दे रखा है, एनसीईआरटी में एक्टिनोमाइसिटीज नहीं है। इसलिए नीट या एम्स में क्वेश्चन आएगा ना, तो फ्रैंकिया आप जीवाणु में ही लिखना, क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज नहीं दे रखा एनसीईआरटी में, और एक्टिनोमाइसिटीज है तो यू बैक्टीरिया के अंदर ही, तो फ्रैंकिया भी यू जीवाणु या यू बैक्टीरिया का ही उदाहरण होगा। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो है ना बच्चों, उससे एंटीबायोटिक उत्पादित होती है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस का काम क्या है? एंटीबायोटिक्स का उत्पादन। कैसे? दो जातियां होती है बच्चों, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रिसियस से क्या निकलती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। और एक स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुला है जाति, जिससे क्लोराएम्फेनिकॉल निकलती है। तो एंटीबायोटिक्स का उत्पादन भी किससे होता है? एक्टिनोमाइसिटीज से। स्ट्रेप्टोमाइसिस की एक जाति है ग्रिसियस, जिससे स्ट्रेप्टोमाइसिन निकलती है, और स्ट्रेप्टोमाइसिस का एक जाति है वेनेजुला, जिससे क्लोराएम्फेनिकॉल निकलता है। और ये दोनों जो है माइकोबैक्टीरियम और कॉर्नीबैक्टीरियम, ये परजीवी हैं। परजीवी यानी रोगजनक होते हैं, डिजीज कॉजिंग है यानी पैरासाइट्स हैं, है ना। मानव में डिप्थेरिया गलघोटू एक रोग होता है, वो कॉर्नीबैक्टीरियम कॉज करता है। कुष्ठ रोग और ट्यूबरकुलोसिस टीबी होती है, टीबी कौन उत्पन्न करता है? माइकोबैक्टीरियम। तो टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु माइकोबैक्टीरियम, और डिप्थेरिया गलघोटू रोग उत्पन्न करने वाला कॉर्नीबैक्टीरियम। तो ये परजीवी या रोगजनक है, इससे एंटीबायोटिक्स उत्पादित होती है, और सहजीवी नाइट्रोजन स्थिर करने वाला क्या है? फ्रैंकिया। ये सब किसके अंदर आते हैं? एक्टिनोमाइसिटीज के अंदर आते हैं। ठीक है, अब घबराने की बात नहीं है सर, फ्रैंकिया को किस में लिखें सर? फ्रैंकिया एक्टिनोमाइसिटीज में माने या जीवाणु में माने? अरे भाई, ये सब डोमेन तो यू बैक्टीरिया का ही है। एक्टिनोमाइसिटीज है तो क्या? प्रोकैरियोट। एक्टिनोमाइसिटीज का डोमेन क्या है? यू बैक्टीरिया। तो मान लो यू बैक्टीरिया, मान लो जीवाणु। ठीक है, अब एक चीज याद रखना भाई, फाइनल बता रहा हूं, क्योंकि मोनेरा जगत अपन अब पूरा कर चुके हैं। देखो क्या पढ़ा। अगर मैं मोनेरा जगत की बात करूं बच्चों, सुनो, अगर अपन किसकी बात करें? मोनेरा जगत की। तो मोनेरा जगत में अपन ने क्या क्या पढ़ा? मोनेरा जगत में अपने पास शामिल है आर्की बैक्टीरिया, अपने पास शामिल है यू बैक्टीरिया, फिर अपने पास नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, और एक्टिनोमाइसिटीज। ठीक है, 5 जगत वर्गीकरण में, 5 जगत वर्गीकरण में जो मोनेरा जगत है ना, उस मोनेरा जगत में हम ये सब पढ़ते हैं, और हमने ये सब पढ़ा भी है। अपन ने आर्की जीवाणु के बारे में पढ़ा, यू बैक्टीरिया पढ़ा जिसमें हमने जीवाणु की डिटेल्स की बात की, फिर हमने नील हरित शैवाल पढ़ा, माइकोप्लाज्मा पढ़ा, एक्टिनोमाइसिटीज। ये तो 5 जगत वर्गीकरण का आधार था आधार। ये सब हमने पढ़ लिया। अब फिर वर्गीकरण बदला कैसे? वर्गीकरण ऐसे बदल गया कि इसमें बदल ऐसे गया कि फिर इसमें 3 डोमेन्स आ गए भाई। 3 डोमेन्स में क्या हो गया भाई? 3 डोमेन्स में ये आर्की बैक्टीरिया अलग हो गया, और यू बैक्टीरिया अलग हो गया। यूकैरियोट्स तो बाद में देखेंगे, तीसरा डोमेन तो अपने पास यूकैरियोट्स है, वो तो आगे आएगा।
अब आर्की बैक्टीरिया में क्या पढ़ लिया? फिर आर्की बैक्टीरिया में फिर तीन चीजें आ गई। अपन ने मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स और हैलोफाइल्स, यही पढ़ लिए। आर्की बैक्टीरिया में अपन ने ये चीजें पढ़ ली थी। क्या क्या पढ़ ली थी? ये मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स, हैलोफाइल्स। और यू बैक्टीरिया में फिर अपन ने नॉर्मल बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज, यही तो पढ़ा है अपन ने। तो कहने का मतलब यह है कि मोनेरा जगत, ठीक है, एक बार ये अच्छी तरह समझ लो भाई, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मोनेरा जगत अपन पूरा पढ़ चुके हैं। मोनेरा जगत अपन ने कंप्लीट कर लिया है और 3 डोमेन में से 2 डोमेन पूरे कर लिए। या तो एक जगत मान लो पूरा मोनेरा जगत पढ़ लिया, और या 2 डोमेन्स पढ़ लिए, आर्की जीवाणु, यू जीवाणु। कहने का मतलब ये मोनेरा जगत में जितने भी अपन ने पढ़े हैं सभी के सभी प्रोकैरियोट्स हैं। आज आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज सब प्रोकैरियोट्स हैं। ये 2 डोमेन्स जो हैं आर्की बैक्टीरिया, ये मतलब ये भी, अब ऑब्वियस ही बात है, ये सब प्रोकैरियोट्स ही तो हैं। तो एनसीईआरटी ने तो सिर्फ ये दे रखा है मोनेरा जगत, और एनसीईआरटी में आर्की जीवाणु, यू जीवाणु, बीजीए और माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा तक ही एनसीईआरटी ने दे रखा है, एनसीईआरटी ने एक्टिनोमाइसिटीज नहीं दे रखा। तो एनसीईआरटी ने एक्टिनोमाइसिटीज नहीं दे रखा, इसलिए फ्रैंकिया को मैंने आपको यू बैक्टीरिया में लिखा दिया था बस। और जो 3 डोमेन्स का सिस्टम तो है ही नहीं एनसीईआरटी में, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए। आर्की बैक्टीरिया वाले डोमेन में अपन ने मिथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स और हैलोफाइल्स पढ़े, और यू बैक्टीरिया वाले डोमेन में अपन ने बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज पढ़ा। एक और होता है रिकेटेसिया। हां, आप अगर कोई मॉड्यूल पढ़ रहे होगे तो मॉड्यूल में रिकेटेसिया भी होगा, लेकिन इतनी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। ये किसी भी एनसीईआरटी पुराने वाले सिस्टम में भी कहीं रिकेटेसिया पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे ही बहुत सारे उदाहरण हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे उदाहरण आगे और भी पढ़ने हैं। रिकेटेसिया पढ़ने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। तो मोनेरा जगत में ये सारे उदाहरण हमने पढ़ लिए, इन सब के अलग अलग उदाहरण और लक्षण हमने देख लिए। डोमेन्स में हमने आर्की जीवाणु पढ़ लिया, और यू जीवाणु में सामान्य जीवाणु देख लिए, नील हरित शैवाल देख ली। आज हमने माइकोप्लाज्मा और एक्टिनोमाइसिटीज पूरा कंप्लीट कर लिया है ना बच्चों। तो इस तरह से मोनेरा जगत तो पूरा हो गया। मोनेरा जगत हमने पूरे लक्षण देख लिए, आर्की जीवाणु और यू जीवाणु के डोमेन्स भी हमने देख लिए, ठीक है। नील हरित शैवाल अपन ने उदाहरण देखे, नाइट्रोजन स्थिर करने वाले नील हरित शैवाल की बात की, माइकोप्लाज्मा के लक्षणों की बात की, ठीक है, और फिर एक्टिनोमाइसिटीज की हमने बात कर ली। इससे ज्यादा मोनेरा जगत में बिल्कुल भी नहीं देखना। एनसीईआरटी में तो केवल 2 पन्ने हैं मोनेरा जगत के, ठीक है, क्योंकि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई ये एक ही चैप्टर में दे रखा है एनसीईआरटी में, और एक चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न ही आते हैं। तो ये मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, कवक जगत, कहने के लिए तो अलग अलग किंगडम्स हैं, लेकिन ये तीनों मिलाकर सवाल तो 2 ही आने हैं आपके पास, ठीक है। तो जितना अपन ने पढ़ा है उतना बहुत है, इससे ज्यादा तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको फिर भी लगभग सारे उदाहरण ही बता दिए हैं, पर इससे ज्यादा पढ़ने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो मोनेरा जगत बच्चों कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम नया जगत प्रोटिस्टा चालू करेंगे, और जब अपन प्रोटिस्टा जगत चालू करेंगे ना बच्चों, तो अपने पास तीसरा डोमेन भी आ जाएगा, यूकैरियोट्स। डोमेन तो 2 हो गए, प्रोटिस्टा जगत से क्या चालू हो जाएंगे, यूकैरियोट्स। तो तीसरा डोमेन यूकैरियोट्स का
चालू हो जाएगा जब हम कौन सा जगत चालू करेंगे? प्रोटिस्टा। तो मोनेरा जगत और इनके सभी उदाहरण आप याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम क्या चालू कर देंगे? प्रोटिस्टा जगत पढ़ना चालू करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।